क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी एंड दोस्तों आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सही कर ली, अपनी हैबिट सही कर ली, ईटिंग पैटर्न सही कर लिया, तो दोस्तों इस डिजीज़ को आप जड़ से भी निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं ये मिनिमाइज तो हो ही जाएगा। दोस्तों हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एसिडिटी प्रॉब्लम की, मैं बात करने जा रहा हूँ एसिड रिफ्लक्स डिजीज की, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की। दोस्तों इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं छाती में जलन होना, तेजाब बनना, रिगर्जिटेशन होना, मुंह में एसिड वाली उल्टी आने की फील होना और पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा जलन होना। तो दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले तो इसके बारे में होम रेमेडीज बता दूंगा और उसके बाद हम बाकी बात करेंगे कि ये होता क्यों है और कैसे होता है। दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि जो एसिड रिफ्लक्स है वो एक बहुत ही नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। बट एसिड रिफ्लक्स अगर बार बार होता है, दिन में 5 से 6 बारी 10 बारी होता है, जब भी खाना खाओ तब होता है, पानी पीने पे भी होता है, तो वो बीमारी कहलाती है। बट दोस्तों जब एक नॉर्मल इंसान ज़्यादा स्पाइसी फूड खा ले या फिर ओवर ईटिंग कर ले या फिर ओबीस है या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा कर ले या चॉकलेट ज़्यादा खा ले या कॉफ़ी चाय बहुत ज़्यादा पी ले, तब भी एसिड रिफ्लक्स कॉमनली हो जाता है एंड वो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बट अगर वो बार बार होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों सेल्फ डायग्नोस करने के लिए आप अपने आप से ये सवाल पूछे, आपको दिन में 5 से ज़्यादा बारी एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है? क्या आपको हर बारी जब नॉर्मल खाना खाते हो तब भी ये प्रॉब्लम होती है? क्या आपको सोते वक्त खांसी ज़्यादा आती है और एसिडिटी सोते वक्त स्पेशली होती है? तो मोस्ट प्रोबेबली आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको पहले होम रेमेडीज बता देता हूं, क्योंकि अगर कोई लोग बंदा है जो ये वीडियो देख रहा है जब उनको हार्ट बर्न हो रहा है तो उनके काम सबसे पहले यही चीज आएगी, होम रेमेडीज। इनको मैंने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, नेचुरल एंटासिड्स और फूड आइटम्स जो आपको इंक्लूड करने चाहिए और एक्सक्लूड करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले नेचुरल एंटासिड्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि वो खाने की चीजें जो एंटासिड की तरह काम करेंगी, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगी एकदम से। तो दोस्तों सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स पे आते हैं, यानी कि ठंडा दूध पी लीजिए, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर वनीला आइसक्रीम खा लीजिए। वनीला आइसक्रीम में बेसिक प्रॉपर्टी होती है एंड इन दोनों में बेसिक पीएच होता है जिससे ये एकदम से एसिड न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दही और छाछ भी पी सकते हैं जिससे एकदम एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स में ठंडा दूध, वनीला आइसक्रीम, दही या छाछ। दोस्तों सेकंड पे आते हैं यानी कि सीड्स पे। कुछ ऐसे बीज हैं जिनको अगर आप पानी में उबाल के पिए तो फिर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम उड़न छू हो जाएगी। फेनल सीड्स, सौंफ का पानी, सौंफ को पानी में उबाल के पिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। और फिर आता है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन का पानी भी बहुत काम आएगा, अगेन उसको पानी में उबाल के पिए। इलायची कच्ची चबा जाए तब भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। और जीरा, उनको भी अगर आप पानी में उबाल के पीते हैं तो वो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा एसिडिटी प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए। और दोस्तों अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से एसिडिटी हो रही है तो फिर ईसबगोल का छिलका, ईसबगोल पाउडर ले लीजिए, उसको दही में मिला के खा जाइए, आपको गारंटीड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों हम आते हैं कुछ फ्रूट्स पे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं एसिडिटी को कम करने में। दोस्तों वो है एप्पल, बनाना और पपाया। ये फ्रूट्स जो है इनमें पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है एंड ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ऑल्सो दोस्तों जो कोकोनट वाटर है, अगर आप वो पी ले तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे आपको, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी क्योंकि वो जाके डाइल्यूट कर देगा पेट के एसिड को एंड पीएच बढ़ा देगा उसका। दोस्तों अब आते हैं कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स पे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं एसिडिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सबसे पहला है एलोवेरा जूस। दोस्तों एलोवेरा जूस न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को जो स्टमक में है एंड पीएच उसका इंक्रीज कर देगा जिससे छाती में जलन कम हो जाएगी। और दोस्तों व्हीट ग्रास जूस भी बहुत काम आता है। व्हीट ग्रास जूस और एलोवेरा जूस का धारण आप करें। फिर आता है दोस्तों
जिंजर यानी कि अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बट इंसान जानता है। इंसान को पता है कि अदरक वो एक नेचुरल एंटासिड है। अगर अदरक को आप पानी में उबाल के, जो मैंने आपको सीड्स बताए, सौंफ, इलायची और अजवाइन, अगर उसके साथ अदरक भी डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरक नेचुरली आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। दोस्तों ये तो बात हो गई नेचुरल एंटासिड्स की। अब हम बात करते हैं डाइटरी प्रोडक्ट्स की। क्या आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और एक्सक्लूड करना चाहिए जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको दोबारा होए ही ना, एसिडिटी आपको होए ही ना। अगर बार बार हो रही है तो वो एकदम कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो दोस्तों एक्सक्लूड करने पे पहले आते हैं कि क्या क्या आपको एक्सक्लूड करना चाहिए। दोस्तों आपको अपनी डाइट से कैप्स फैट एक्सक्लूड करना है। कैप्स यानी कि CAPS एंड फैट को एक्सक्लूड करना है। मेरा मतलब क्या है दोस्तों, कॉफ़ी, चॉकलेट, अल्कोहल, पेपरमिंट, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, फैट्स यानी कि फैटी फूड, फ्राइड फूड, शुगरी फूड, एक्सेसिवली फैटी एंड एक्सेसिवली शुगरी फूड, ये सब एक्सक्लूड करना है दोस्तों। तब जाके आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम मिनिमाइज होगी और ख़त्म भी हो सकती है। तो ये तो हो गए दोस्तों जो आपको चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। क्या आपको इंक्लूड करना है फूड में, वो मैं आपको अब बताता हूँ। जो मैंने आपको नेचुरल एंटासिड्स बताए वो तो आप इंक्लूड करें ही रेगुलर डाइट में। उसके साथ साथ सैलेड खाने की आदत बढ़ाएं, यानी कि खीरा, गाजर, बीट रूट, इन सब चीज़ों को रेगुलरली खाएंगे तो आपका जो एसिड का लेवल है बॉडी में वो कम होएगा। तो हो गई चलो डाइटरी हैबिट्स और नेचुरल एंटासिड्स। आपको क्या अपनी हैबिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, क्या आपको अपने रूटीन में चेंजेस लाने चाहिए जिससे ये आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम दोबारा हो ही ना, वो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों नंबर 1 है कि अल्कलाइन फूड्स का इंटेक ज़्यादा बढ़ाओ और एसिडिक फूड्स का कम करो, यानी कि कैप्स फैट कम करो। जो नेचुरल फूड्स है, सलाद है और फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं और नेचुरल एंटासिड्स है, उनका इंटेक आप बढ़ाएं। दोस्तों सेकंड है कि सोने से 3 से 4 घंटे पहले कृपया कुछ मत खाएं। दोस्तों मैं अगर रात को 11 से 12 बजे के बीच में सोता हूं तो मैं 7:30 के बाद खाना नहीं खाता। मेरा डिनर हो जाता है 7:30 बजे। हमारा खाना जो है उसको स्टमक से गुजर के इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं। अगर खाना स्टमक में ही रह जाता है और हम लेट जाते हैं तो वो बहुत ही कॉमन है कि वो जो एसिड है वो ऊपर आएगा ईसोफेगस में और एसिडिटी की प्रॉब्लम करेगा कॉज। दोस्तों थर्ड है कि अपने बिस्तर का एलिवेट करो हेड, यानी कि जो आपका बेड है उसको 10 से 15 डिग्री एलिवेट कर लो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम लेटे होते हैं तो बहुत इजी होता है स्टमक के एसिड का फूड पाइप में आना। बट अगर थोड़ा सा बेड को एलिवेट कर दिया जाए, बेड को एलिवेट करना है, सर के नीचे एक्स्ट्रा तकिए नहीं रखने, वो ज़्यादा वर्क नहीं करता क्योंकि हमारा पेट उसी लेवल पे रहता है, हमारे सिर्फ बैक ऊपर होती है। जब आप बेड एंड को एलिवेट कर देंगे तो फिर 10 से 15 डिग्री का एलिवेशन रहेगा और जो एसिड है वो रिफ्लक्स होके ईसोफेगस में दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों फोर्थ है कि आप हार्ड मैट्रेस पे सोए। ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे होते हैं उससे रिफ्लक्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। फिर दोस्तों फिफ्थ है कि बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हम खाते वक्त पानी पीते रहते हैं, वो नहीं पीना होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पेट है वो एक भट्टी की तरह होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसमें खाना जा रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर हम खाते समय पानी पी लेंगे तो फिर वो हीट जो चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी और बॉडी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगी, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा होएगी। तो खाने से 40 मिनट पहले पानी ना पिए और खाने के आधे घंटे बाद भी पानी ना पिए। दोस्तों छठा है, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम नहीं करते, हम 8 से 6 बार ही खाना चबाते हैं और फिर निकल जाते हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप 32 बार चबाएं, 32 बार नहीं तो एटलीस्ट 20 से 25 टाइम्स, 30 टाइम्स तो चबाना चाहिए ही। जब आप खाना आराम से खाएंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे, उसका स्वाद ले लेके खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको स्वाद भी ज़्यादा आएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपको अगर कुछ चीज़ टेस्टी लगती है तो उसको मुंह में रखो, उसका अच्छे से लुत्फ उठाओ, उसका न्यूट्रिशन लो पूरा, एकदम से ऐसे निगलो मत। दोस्तों 7th है कि टेक फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स। अगर आप दिन में 2 टाइम ज़्यादा हैवी खाना खाओगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होएगी एज कंपेयर टू अगर आप दिन में 3 या 4 बार ही लाइट मील्स लोगे।
मेरा मतलब है दोस्तों, अगर आप लाइट मील्स ले रहे हो, जितनी आपको हंगर है, आपको भूख इतनी है, पर आप उसका 70 या 80% खाना खाओ और जो 30 या 20% है उसको रिजर्व में रखो कि इतनी पेट में जगह रहनी चाहिए, पूरा पेट नहीं भरना है। एर्थ है दोस्तों कि अगर आप ओवरवेट है, आपका BMI 25 से ज़्यादा है, या फिर आप ओबीस है, आपका BMI 30 और 35 जितना है, तो प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट आप लीजिए और वेट लॉस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओबेसिटी में बहुत कॉमनली देखी जाती है ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की बीमारी। 9th है दोस्तों, फॉलो अ लो कार्ब डाइट, यानी कि चावल रोटी थोड़ा कम कर दो, उसकी जगह सलाद और उसकी जगह चने, उसकी जगह स्प्राउट्स, ये सब ज़्यादा बढ़ा दो। चिकन और मटन और ये सब प्रोडक्ट्स जो होते हैं मीट के, वो भी एसिडिक होते हैं, उनको भी मिनिमाइज करना अच्छा रहेगा। दोस्तों जो 10th टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये है सोने से रिलेटेड, जो जिस चीज़ को करने में आप 8 से 10 घंटे बिताते हैं पूरे दिन के, दोस्तों वो है स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड। जब आप लेफ्ट साइड में सोएंगे तो जो ईसोफेगस है उसकी एनाटमी ऐसी है कि अगर जब आप लेफ्ट साइड में सोएंगे तो नेचुरली एसिड आपकी स्टमक से फूड पाइप में आएगा ही नहीं, बट अगर आप राइट साइड में सोएंगे तो वो नेचुरली शिफ्ट होकर आपकी ईसोफेगस में आएगा। तो इसलिए राइट साइड पे सोने के लिए मना किया जाता है और लेफ्ट साइड पे सोने के लिए एनकरेज किया जाता है। इसके साथ साथ स्पाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है जब हम लेफ्ट साइड पे सोते हैं अपने, और जब राइट साइड पे सोते हैं तो कर्व हो जाती है, उससे बैक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। चलो दोस्तों, ये तो हो गया सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन इसलिए पहले रखा कि आपको अगर बाद की वीडियो नहीं देखनी तो आप यहीं बंद कर सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब हम बात करेंगे कि GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता क्या है, किस वजह से होता है, एंड उसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों GERD जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, वो बार बार एसिडिटी होने की वजह से होता है, वो एक बारी में नहीं होता। एसिड रिफ्लक्स एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन चीज है जो आम व्यक्ति में देखी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि GERD एक्चुअली होता कैसे है। मैं एग्जांपल लूंगा इस बॉटल और इस बलून का। अगर आप समझे कि ये जो बॉटल है ये हमारी फूड पाइप है और ये जो बलून है ये हमारा स्टमक है और इसके अंदर एसिड भरा हुआ है, तो बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। तो दोस्तों समझिए कि ये हमारी फूड पाइप है, ये कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जितना भी खाना और पानी का मिक्सचर है वो पेट तक पहुंचाती है, और जो ये वाला है ये लोअर ईसोफेजियल जंक्शन होता है, ये हमेशा बंद रहता है। ये जब बंद हो जाता है तो अलाउ नहीं करता है स्टमक के कंटेंट्स को ऊपर जाने से, और जब खाना यहाँ से फूड पाइप से स्टमक की तरफ आ जाए तब ये खुल जाता है ताकि स्टमक की तरफ खाना जा सके। बट अगर इसका जो ये ऑरिफिस है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ये खुला रह गया तो फिर एसिड वापस ऊपर आ सकता है, एंड जब एसिड ऊपर आ जाएगा तो फिर वो ईसोफेगस को डिस्टर्ब करेगा, वो एसिडिटी कॉज करेगा, क्योंकि ये एसिड है। स्टमक सहन कर सकती है एसिड को, बट हमारी फूड पाइप एसिड को सहन नहीं कर सकती। तो दोस्तों जो कैफीन है, चॉकलेट है, पेपरमिंट है, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड्स और फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स, वो सब क्या करते हैं, जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी टोन को डिक्रीज कर देते हैं। वो जो इतना टाइट होता है जो अलाउ नहीं करता खाने को, वो लूज होने लग जाता है। जब वो लूज होने लग जाएगा तो फिर खाना वापस ऊपर तक आने लग जाएगा, और जब खाना ऐसे वापस एसिड रिफ्लक्स मारेगा तो फिर एसिडिटी, पेट के एसिड का ईसोफेगस में आना, ये नॉर्मल इंसानों में होता है, बहुत कॉमनली होता है। बट अगर ये बार बार हो, दिन में 10 बारी हो, दिन में 15 बारी हो, हर बारी खाने के साथ हो, तो फिर जो ईसोफेगस की लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी, जो फूड पाइप है उसकी जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी, जिससे ईसोफेजाइटिस, बैरेट्स ईसोफेगस, आगे जाके ईसोफेजियल ब्लीडिंग, और फिर उसके बाद अल्सरेशन, उसके बाद सोर थ्रोट, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, यानी कि जो पूरा फूड पाइप का ट्रैक्ट है उसके आसपास के जितने भी ट्रैक्ट्स हैं उन सब में इन्फेक्शन हो सकता है, उन सब में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यहाँ तक कि कान में इन्फेक्शन भी पहुँच सकता है, ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में जो मॉडिफिकेशन मैंने बताई है वो आज ही से शुरू करें, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। एंड अगर आपको रिकरेंट एंड परसिस्टेंट एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है तो मेरा ये सजेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा कि
आप एक डॉक्टर के पास जाएं, और आप मेरे को भी डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फ्री कंसल्टेशन के लिए। मैं भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करूंगा। आई एम डॉक्टर क्षितिज गुगलानी, MBBS। एंड दोस्तों, जब आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे, या तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, या फिर वो आपको एक H2 ब्लॉकर देंगे। ये दोनों दवाइयाँ होती है, वो एसिड की प्रोडक्शन कम कर देती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो फार्मेसी है उस पर जाके ये ले लेंगे बिना सुपरविजन, बिना प्रेस्क्रिप्शन के, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो इसके लिए मॉनिटरिंग और मेडिकल सुपरविजन बहुत नेसेसरी होती है। तो दोस्तों, जो गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट कुछ महीनों तक चलता है, और अगर वो महीनों तक वो पेशेंट ठीक नहीं होता, उसके बाद सर्जरी के बारे में सोचा जाता है। सर्जरी बहुत एक्सट्रीम केसेस में करी जाती है और बहुत ही रेयर केसेस में करी जाती है। जो ओबीस पेशेंट है मॉर्बिडली, उनमें ही खासकर जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक थम्स अप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो YouTube एल्गोरिदम है वो कुछ ऐसे वर्क करती है कि जिन पे थम्स अप ज्यादा होता है वो वीडियोस को वो प्रमोट करती है, ज्यादा प्रेफर करती है। एंड दोस्तों, मैं चाहूंगा इस पे एटलीस्ट 150 लाइक्स आए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगता है कि मैं कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, और तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए किसी के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो, और नीचे टाइप कर दीजिए अगर आपके पास कोई हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड हो सका तो उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे, सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। एंड ताकि हम धीरे धीरे ग्रो करके एक दिन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स बिग हो। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं @TheKaizen Experience इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, हम बातें करेंगे, क्या पता हम अच्छे दोस्त भी बन जाएं। हाँ, remember, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this big world. Namaste.